हेलो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस स्लाइड तक हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने की स्लोप तक की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे। और इस इक्वेशन के बाद में मैंने आपको बताया था कि नाम जैसा उसका सजेस्ट कर रहा है डबल इंटीग्रेशन मेथड, तो ये एक स्लोप की इक्वेशन है। इस स्लोप की इक्वेशन को आप एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, ऑन अगेन इंटीग्रेटिंग इट वी विल गेट ई आई डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम वाई, 9.375 विल बिकम कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय 6। ओके, ये इधर 9 जो है वो 2 से 4.5 टाइम्स कट हो गया, और x माइनस वन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ x माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.75 x माइनस 4.5 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस c1x प्लस c2। c1x प्लस c2 इसलिए क्योंकि c1 एक कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हुआ तो c1x हो गया, और एक अगेन कांस्टेंट आ गया। जब भी आप किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और अगर आपको उसकी लिमिट नहीं पता होती है तो आपको वहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करना होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि देयर आर टू अननोन कांस्टेंट C1 एंड C2। यहाँ पे C1 और C2, एक C1 यहाँ पे और C2 यहाँ पे, दो कांस्टेंट जनरेट हो गए। इन दोनों कांस्टेंट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन हियर। जैसे ही आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो बाउंड्री कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझिए। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है? बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता तो आपको ये देखना है कि सपोर्ट कहाँ का है। तो एक तो सपोर्ट है आपका x बराबर 0 पर, क्योंकि x बराबर 0 पर आप ए सपोर्ट पे खड़े हो, और एक सपोर्ट है आपका x बराबर 4.5 मीटर पर, क्योंकि 4.5 मीटर पर आप, सॉरी 4.5 नहीं, x बराबर 9 मीटर पर, 9 मीटर पर आप कहाँ पे खड़े हो? 9 मीटर पर आप सपोर्ट बी पर खड़े हो। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही x बराबर 0 और y x बराबर 0 और x बराबर 9 मीटर पुट करेंगे तो वहां पे सपोर्ट आ जाएगा, और सपोर्ट पे क्योंकि डिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट्स विल बी इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को, मतलब इस बाउंड्री कंडीशन को इस पूरी इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे इधर, तो आपको C2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब में x है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो और माइनस वाली टर्म जो है वह यहाँ पे एग्जिस्टेबल नहीं होती है, तो आपका C2 की वैल्यू फाइनली 0 आ गई। ठीक है, C2 की वैल्यू 0 आने के बाद में आपने उसको, जो सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन है जो कि x बराबर 9 मीटर y इक्वल टू 0 था, इस x बराबर 9 मीटर y इक्वल टू 0 मीटर पर, मतलब बी सपोर्ट के ऊपर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 है, आपने इसको वापस से यहाँ पे इसको सोल्व आउट किया। जब आपने इसको सोल्व आउट किया तो C1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपना पहला टारगेट है। C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आपको जैसे C1 C2 दोनों की वैल्यू मिल गई, आप उन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी, जो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये बन गया ई आई वाई इज इक्वल टू 9.375 एंड एक्स क्यूब बाई 6। ये आपने वही इक्वेशन लिख ली जो आपके डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आई थी। इस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में आपने एक्स बराबर 4.5 मीटर पुट किया। 4.5 मीटर ही क्यों पुट किया? क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसी भी बीम के लिए, मोस्ट ऑफ द बीम के लिए उसके सेंटर पर होता है, और क्योंकि बीम जो है वो 9 मीटर की है, ये प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है जो हमने कल यूट्यूब वीडियो से समझा था, वही क्वेश्चन है सेम। तो 4.5 मीटर को 4.5 मीटर 9 मीटर का हाफ हो गया, तो जैसे ही आपने 4.5 मीटर पुट किया तो आपको उसकी वैल्यूज पता चल गई। इस तरीके से आपने इसको सोल्व आउट किया। ए आई वाई की जगह वाई 4.5 लिखने का मतलब है डिफ्लेक्शन आप 4.5 मीटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपने सारी की सारी वैल्यूज पुट डाउन कर दी है यहाँ पे। जैसे आपने इसको सोल्व किया तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वाई 4.5 इक्वल्स टू 232.60 अपॉन ई आई। अब ई और आई की वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में दे के रखता है तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू पुट डाउन कर लेंगे, और आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू के अंदर पता चल जाएगी 4.5 मीटर के लिए। ठीक है, ये एक सिंपल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था। इस पैटर्न पे डबल इंटीग्रेशन मेथड का कोई भी क्वेश्चन हिट किया जा सकता है, प्रोसेस वही है। एक बार मैं जो स्टेप्स हैं उनको वापस से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है। मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको ऐसी जगह सेक्शन लेना है जिस जगह पर सबसे ज़्यादा लोड का कंसिडरेशन हो रहा हो। उसके बाद में आपको उस लिखी हुई इक्वेशन को ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर लिखना है। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स यानी कि स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी। एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई वाई यानी डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि C1 और C2 दो कांस्टेंट भी आएंगे, तो C1 और C2 कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपको, जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट से निकालनी होगी बाउंड्री कंडीशन के लिए। अब बाउंड्री कंडीशन जैसे C1 और C2 दो अननोन है, तो यहाँ पे एक और नया केस ये जनरेट हो सकता है कि मान लीजिए कैंटिलीवर टाइप की बीम है। मान लीजिए कैंटिलीवर टाइप की बीम है। कैंटिलीवर टाइप की बीम का मतलब क्या है? कैंटिलीवर बीम का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये बीम है। अगर इस बीम पर मान लो लोडिंग लग रही है तो एक बाउंड्री कंडीशन तो मान लो आपने सर ये कह दिया कि x बराबर 0 पर
x बराबर 0 पर आपका y बराबर 0। एक बाउंड्री कंडीशन तो ये हो गई क्योंकि x बराबर 0 पर आप ए सपोर्ट पे खड़े हो। लेकिन दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये हो नहीं सकती क्योंकि ये दूसरा, जैसे आप x बराबर, मान लो ये बीम की लेंथ l है, तो जैसे आप x बराबर l पुट करोगे तो आप y बराबर 0 नहीं रख सकती क्योंकि सपोर्ट फ्री है तो डिफ्लेक्ट होगा। तो वहां पर सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन के लिए आपको x बराबर 0 रखने पर फिक्स सपोर्ट पे स्लोप भी नहीं होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक C1 आपको यहाँ से मिलेगा, C2 आपको यहाँ से मिलेगा। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करना है, और डबल इंटीग्रेशन मेथड से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन इजीली जनरेट हो सकता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।